हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए आज हम लोग जनरल स्टडीज़ का 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और 75 में से कितने मार्क्स के जवाब आप लोग को अच्छी तरह से आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि 75 में से कितने मार्क्स आप लोग को आए हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। और प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे और उन्होंने आमतवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। और स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के भी नाम से जाना जाता है और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या फिर बुद्ध के एक गुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। और महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे और उनसे दीक्षा ली थी। और कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु बुद्ध इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। तो आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि गौतम रहुगण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रहुगण शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज अलबरूनी या फिर शम्स ए सिराज अफीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी और यह अरब से आने वाले यात्रियों में प्रमुख थे और इनका वास्तविक नाम अबू रेहान था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ से? बंगाल से, अवध से, बिहार से या फिर राजस्थान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1857 ईस्वी के संघर्ष में सबसे ज़्यादा सिपाही अवध से भाग लिए थे। और वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिसका कोई सदस्य सेना में ना गया हो या ना रहा हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेश जो कि धर्म एवं विनय को ही वो इसका मार्गदर्शक बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। और ये हम लोग के सिलेबस में भी है, यानी कि बच्चों के बुक में है, तो इसका जवाब सभी लोग को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रबदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक या फिर नयनचंद सूरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयानक जो है वो पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में या फिर ऑप्शन डी सासाराम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कालिंजर में हुई थी उनकी मृत्यु। और कालिंजर विजय जो कि 1545 ईस्वी में हुई थी, उसी के दौरान शेर शाह की मृत्यु बारूद के फटने के कारण उनके जलने से हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? और इसका सिंपल सा जवाब है ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में या फिर नई दिल्ली में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी और अन्य सभी जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उनको बंदी बना लिया गया था और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ए के आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका समर्थन किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या वल्लभ भाई पटेल ने? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 के दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ था, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे और उसी दौरान वंदे मातरम जो है इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बटुकेश्वर दत्त? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी हुई थी और चंद्रशेखर आज़ाद उसमें से फरार हो गए थे। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश या फिर लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना या फिर चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ था, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन किससे जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एशिया में। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है, जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध समाहित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था यूजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या फिर सेनोजोइक में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या फिर दक्षिण पूर्व में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व में। भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं।
छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार और उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरू की राजधानी कहाँ है। पेरू की राजधानी लीमा है, ऑप्शन बी। और यह पेरू दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्य का सही आरोही क्रम क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और फिर झारखंड। यानी कि बिहार में 61.8, अरुणाचल प्रदेश में 65.4, राजस्थान में 66.1 और झारखंड में 66.4। यानी कि साक्षरता के मामले में बिहार सबसे नीचे आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पे स्थित है, इसलिए यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लॉक पर्वत कहाँ स्थित है। कनाडा में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में या फिर यूएसए में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए में ब्लैक पर्वत, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है और यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है। विंध्यन, करप्पा, धारवाड़ या फिर गोंडवाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है और धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। बर्लिन, कैनबेरा, न्यूयॉर्क, बीजिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। न्यूयॉर्क एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं है। बर्लिन जो है वो जर्मनी का है, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का है, बीजिंग चीन का है, लेकिन न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, लेकिन अमेरिका की राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अधिकतम घनत्व है बिहार में और सबसे कम घनत्व जनसंख्या का है वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय द्वारा की गई थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। बाढ़ से, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई योजना, खाद्यान्न भंडारण या फिर दूध उत्पादन एवं वितरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, यानी कि दूध का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना और वितरण करना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में से किस में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गेहूं में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया था उसकी संख्या क्या है। तो उसकी संख्या 15 है। यह 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो यह इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदारीकरण कहलाता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है और गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए वित्त मंत्रालय उत्तरदायी होता है और आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है और इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है।
जिससे देश में मतलब पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है गंगातीरी, हरियाणा, साहिवाल या थारपरकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साहिवाल जो गाय की नस्ल है वो ज़्यादा अधिक दूध देती है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो राजकोषीय नीति लोक राजस्व एवं व्यय से संबंधित होती है और यह सार्वजनिक व्यय, कर रोपण, सार्वजनिक कर तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से 35 में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख ऑप्शन डी भाग 5 में है और यह संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या फिर राजनीतिक लोकतंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। और वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों के समावेश का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य से संबंधित है और इसे संविधान के 42वें संशोधन में 1976 ईस्वी में हुआ था, उसमें इसको डाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो यह अधिसूचना राज्यपाल जारी करते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिस पर अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल का भी सुनवाई कर सकता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? संविधान निर्माण के समय 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 42वें संविधान संशोधन में या 41वें संविधान संशोधन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधि मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु,
ऑप्शन सी रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हिमाटोक्रीट आदि पर निर्भर करती है, और रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स बिंबाणु की उपस्थिति का उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है किसमें? लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैनक्रियाज में, या फिर यकृत में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्लीहा में डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी नष्ट होता है। और शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य का मात्रक कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्य का मात्रक जूल है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसको जूल कहते हैं, और जूल जो है वो ऊर्जा का भी मात्रक है। माइक्रोस्कोप का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, या फिर द्रव में द्रव? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गैस में द्रव। कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है, जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। और जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उषांक तक पहुंच जाता है तथा जब हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। अतः कोहरे में गैस में द्रव का कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं, जो कि रक्त कैंसर है, जिससे रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव वृक्क असमरी यानी कि जो किडनी स्टोन्स है उसमें पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी। फ्रांस की मुद्रा कौन सी है? फ्रांस की मुद्रा है यूरो, और ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है खेत में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह भोपाल में स्थित है, और इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 ईस्वी को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका है अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें ज़रूर बताएं 75 में से कितने सवाल आप लोग के सही हुए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कितने मार्क्स आए हैं।